है कि वो भी चाहती है। जेएमएम तो हमारा घटक दल है ही ना भाई, और हम लोग इस पे जो है विचार करेंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बढ़ेगा तो आप लोग देखिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। चलिए, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते हैं नीतीश कुमार, उनको मात देने के लिए अब तेजस्वी यादव ने पूरा कमर कस लिया है और उनकी टीम भी कमर कस चुकी है। आपने देखा कि कौन सी पार्टी हो गई, पहले तो कांग्रेस, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी सीपीआई, चौथी पार्टी वीआईपी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं आज, और आज रातों रात में मैं अकेले हूं। आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, जहन में बातें आ रही होंगी कि आज मैं अकेले क्यों हूं। तो अकेले आने का कारण है कि अचानक से थोड़ी सी तबीयत नमन जी की ख़राब हुई है। पूरे दिन वो थे, लेकिन फीवर हल्का सा, बारिश में भीग गए हैं, जिसका कारण है, और यही कारण है कि मुझे अकेले आना पड़ा। आना ज़रूरी है, द शो मस्ट गो ऑन। आज के विषय पर हम चर्चा करने से पहले आपसे दो तीन बातें जानना चाहेंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। पहली बात तो ये कि क्या हमारा कार्यक्रम, हमारे शो, हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है? अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है तो हमें आपसे आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद के रूप में आपसे धन संपत्ति नहीं, आपका प्यार जिस तरह से मिल रहा है वो प्यार चाहिए। और इसके साथ साथ ये परिवार बड़ा से बड़ा हो, इसका वादा चाहिए। आप अपने दोस्त मित्रों जहाँ भी हैं, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा है, अगर हमारी बातें, हमारा शोध, हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगता है, तो अच्छी बातें अधिक लोगों तक जानी चाहिए। अब हम आज के विषय पर चर्चा करते हैं। ये विषय और ज़्यादा रोचक होता अगर नमन जी संपादक महोदय साथ में होते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उनकी कमी महसूस तो जरूर होगी, पर बहुत ज़्यादा हद तक उसे पाटने का प्रयास करूंगा। बिहार की राजनीति में लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं, आने वाले चुनाव को लेकर के कई तरह के भ्रांतियां, कई तरह की तैयारियां, कई तरह के नए नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। इन समीकरणों में एक समीकरण आपको सीधा नजर आ रहा होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक हैं, लेकिन उनके सामने कौन खड़ा है? एक युवा जिसने आज से 5 साल पहले राजनीति में प्रवेश किया। नीतीश कुमार के साथ उसकी राजनीतिक पाठशाला में एंट्री हुई, और वो यहाँ तक पहुँच गया कि वो नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक है। अब तक दूसरे और तीसरे दावेदार नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा देने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे हैं जो अपने आप में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, पर एक प्रबल दावेदार के रूप में और कड़े डिसीजन लेने के लिए तेजस्वी यादव अब जाने लगे हैं, चाहे घर का डिसीजन हो या फिर पार्टी का डिसीजन हो। हालांकि उनके विरोधियों का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने घर को नहीं संभाल सकते, तो इस राज्य को क्या संभालेंगे, पार्टी को क्या संभालेंगे। लेकिन पार्टी में अनुशासन और फैसले अब बड़े ही कड़े होने लगे हैं। उनके साथ कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लालू प्रसाद के पुराने साथी हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, जिसमें जगदानंद सिंह का एक बड़ा नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। मनोज झा हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं, जो लगातार उनका समर्थन और सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाते हैं, मीडिया से बात करते हैं। युवा में शोएब कारी उनके साथ हमेशा खड़ा नजर आते हैं। हाल फिलहाल में तो उन्होंने इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया है कि आरजेडी पर होने वाले हर हमले को वो अपने ऊपर झेल लेते हैं। खालिद मोहम्मद की बात करें तो हमेशा जहां भी देखिए वहां पार्टी के और लालू प्रसाद के एक मजबूत सिपाही के रूप में
जन सेवा के लिए 24 घंटे वो समर्पित रहते हैं। उनसे जब भी आप बात कीजिएगा तो आपको सीधे नजर आएगा कि या तो वो किसी के हेल्प में लगे हुए हैं, किसी को कोई लाभ पहुंचाने जा रहे हैं, या किसी अस्पताल में किसी के इलाज के लिए कोई सेवा देने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। और ये नई संस्कृति जो है आरजेडी में पैदा हुई है। आरजेडी में इतने ही लोग नहीं हैं। मैंने कुछ लोगों का नाम दिया जो लगातार सोशल मीडिया में आपके साथ सामना सामनी कर रहे हैं। तनवीर आलम की बात करें तो एक मजबूत स्तंभ की तरफ वो खड़े हैं। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने कुछ कड़े डिसीजन लिए हैं, और ये डिसीजन सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि उनकी जो नई टीम बनी है, जो लालू प्रसाद के देख रेख में चल रही है, उस टीम का ये निर्णय है, फैसला है कि इस बार कोई भी हल्की भी कोई कमी छोड़ी नहीं जाएगी। इस बार के चुनाव में जो कुछ भी होगा, चूंकि पार्टी का फोरम जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने तरफ से घोषित कर चुका है। अब शर्त ये भी है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की किसी भी परिस्थिति में एंट्री नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की भी एंट्री अब बंद होने वाली है जो लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं मानने की स्थिति में है। ऐसे कई नाम हैं जो महागठबंधन, भले ही बिखरा हुआ स्वरूप हो, लेकिन महागठबंधन है, इसका दावा महागठबंधन के वो सभी घटक दल करते हैं जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के अंग और हिस्सा हुआ करते थे। कांग्रेस आज भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, समय समय पर वो निश्चित रूप से रास्ता जरूर दिखाती है, पर कांग्रेस के पास विकल्प की कमी है और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानने के लिए तैयार है, साथ भी है। अगर बात करें वीआईपी की, तो भले ही लोकसभा चुनाव के बाद तत्काल होने वाले उपचुनाव में उसने विद्रोह का बिगुल फूका था, एक सीट पर उसने आरजेडी के विरुद्ध अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए आज भी वीआईपी और मुकेश सहनी जरूरी है। उनका वोट प्रतिशत जरूरी है, उनका प्रदर्शन जरूरी है, और जिस तरह से वो अपनी बातों को मान रहे हैं कि हाँ महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी थी जिसके कारण उन्हें वो डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन आने वाले समय में वो पूरी तरह से एकजुट हैं और तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के हर फैसले के साथ हैं। थोड़ी बहुत कमी अगर है तो आरएलएसपी में है, क्योंकि आरएलएसपी कोऑर्डिनेशन की बात लगातार कर रही थी। आरएलएसपी के भीतर ही भीतर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। माधव आनंद को लेकर के कहा यह जा रहा है कि एक संविदा हुई थी, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि लोकसभा चुनाव में माधव आनंद का टिकट अगर कट रहा है तो उसके बदले में आने वाले एमएलसी या राज्यसभा दोनों में से एक जगह पर माधव आनंद को स्थापित किया जाएगा। इस बात से थोड़ी सी नाराजगी जरूर है। दूसरी तरफ नाराजगी का एक और कारण है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा कोऑर्डिनेशन कमेटी और एकजुटता की बात कर रहे हैं। कई ऐसे अवसर आए हैं जब उनको आरजेडी का पूरा समर्थन नहीं मिला है। इस बात से थोड़ी सी नाराजगी उनके मन में जरूर है, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानते हैं। तो इस फोरम में भी आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ उनका संबंध थोड़ी सी अनबन के बाद ठीक होने की स्थिति में है, और इसका सी एंकर का काम जो है वो कर सकते हैं माधव आनंद, क्योंकि त्याग लगातार माधव आनंद ही कर रहे हैं और माधव आनंद के पास वो एक ब्लू चार्ट है जिस चार्ट से बिहार के विकास की वो कल्पना कर रहे हैं और उसका पूरा रेखा चित्र उन्होंने खींच के रखा है। इस पर उनकी कई दौर की बातचीत तेजस्वी यादव से भी हो गई और अन्य आरजेडी के जो कोर टीम के सदस्य हैं उनसे भी हो चुकी है। अब आगे आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या जीतन राम मांझी के साथ है और मांझी का विकल्प भी खोज लिया गया है। इतना ही नहीं, महागठबंधन के एक बड़े स्वरूप का विकल्प खोज लिया गया है जिसमें जातीय समीकरण से लेकर के ए टू जेड जो अपने नए स्वरूप को आरजेडी कह रही है उसके लिए तैयारी कर चुकी है। जहां एक तरफ सामाजिक और सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते हैं नीतीश कुमार, उनको मात देने के लिए अब तेजस्वी यादव ने पूरा कमर कस लिया है और उनकी टीम भी कमर कस चुकी है। नए महागठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, उसमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, उसकी भी बात उन्होंने कर दी है। जब कल आपने देखा होगा कि
एमएलसी के जो 9 उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिला, उस समय तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही थी। उनमें एक बात महागठबंधन को लेकर भी था, जिस पर उन्होंने अपने नए साथी का कुछ खुलासा किया, लेकिन अभी बहुत सारे नाम उन्होंने नहीं बताए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन के सवाल पर वो कोई भी बात अभी करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि महागठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी बात होगा, उसका फैसला या उस पर चर्चा के लिए जगदानंद सिंह अधिकृत हैं। ये अधिकृत किया हुआ किसका है, ये तेजस्वी यादव का है या लालू प्रसाद का है, ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि लालू प्रसाद के निर्देश पर ही वो बात कह रहे होंगे। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो सभी लालू प्रसाद की बात मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर जीतन राम मांझी की बात कहें तो जीतन राम मांझी चूंकि उनके समय के नेता हैं, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो हो सकता है उनका ईगो क्लैश हो, लेकिन वो भी इससे पहले लालू प्रसाद की बातों को मानने के लिए राजी होते रहे हैं। आपको याद होगा कि एक बार जब ओवैसी के मंच पर वो जाने के लिए तैयार हो गए थे, लालू प्रसाद ने के मना करने के बाद या लालू प्रसाद से मंत्रणा होने के बाद, उनका संदेश आने के बाद उन्होंने जाने से अपने आप को रोक लिया था। खैर, ये बातें तो पिछली बातें हैं, लेकिन अब जो नया स्वरूप महागठबंधन का है उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। हमारे सूत्रों ने बताया है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, महागठबंधन का जो स्वरूप तय किया गया था उस स्वरूप में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को इस बार नहीं रहने दिया जाएगा और मजबूत महागठबंधन की परिकल्पना तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो लालू प्रसाद चाहते हैं कि नीतीश कुमार के तरह कोई मजबूत विकल्प, मजबूत खूंटा उनके साथ न हो, जो कि तेजस्वी यादव को बाईपास करके अपना किसी और के साथ मिलकर सरकार बना ले। इसमें एक मुश्किल तो हो सकती है, पर इस मुश्किल को भी समाप्त करने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसे दलों को महागठबंधन में रखने का फैसला किया है जिनके पास विकल्प तेजस्वी यादव के सिवाय दूसरा नहीं हो। अगर हो भी तो वो उनकी संख्या उतनी नहीं हो जिससे कि वो तेजस्वी यादव को बाईपास कर सके। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। 2015 में आपने महागठबंधन को वोट दिया था, उसके साथ कौन से लोग थे आप देख रहे हैं। अगर 70 सीटें नहीं आई होती जनता दल यूनाइटेड को, तो वो 52 सीट के साथ समझौता करके एनडीए के साथ सरकार नहीं बना लिए होते। यही चीज चाहते हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी, खास करके लालू प्रसाद, कि नहीं हो। कांग्रेस के पास विकल्प सीमित हैं, और कांग्रेस के पास जब विकल्प सीमित हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस आगे भी आरजेडी के और तेजस्वी यादव के साथ रहेगी। इसलिए कांग्रेस को अधिक सीटें भी दे दी जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब महागठबंधन में वैसे साथियों को जोड़ा जाएगा जो साथी तेजस्वी यादव के प्रति लॉयल हों आने वाले समय में भी और पोस्ट पोल के बाद भी। प्री पोल तो आपने देख लिया कि किस तरह से गठबंधन बना था 2015 में। सब कुछ ठीक होने के बाद, यहाँ तक कि कसम खाने के बाद भी नीतीश कुमार पुनः एनडीए में चले गए, जिसके लिए उन्हें बार बार उंगली भी उठाया जाता है, उन पर, उनके आइडियोलॉजी पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। अब स्थिति यह है कि इस गठबंधन में होगा कौन कौन। तो एक नाम तो आपने सुन लिया होगा, कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बताया कि हेमंत सोरेन उनके गठबंधन के पुराने साथी हैं, झारखंड में उनके साथ गठबंधन है, कांग्रेस के साथ भी है, तो ये दोनों तो निश्चित रूप से उस गठबंधन के हिस्सा हैं जो बिहार के 2020 के चुनाव में साथ लड़ेंगे। अब नए साथी कौन कौन होंगे, तो एक साथी का इशारा उन्होंने बहुत पहले किया था। उन्होंने प्रयास भी किया था कि उत्तर प्रदेश में भी उनके साथ समझौता हो सके, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी एक उनका हिस्सा हो सकती है। एक दल और है जिसके साथ उनका समझौता हो सकता है, और यह है कन्हैया कुमार का दल, जिनको 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं छोड़ने का दंश उन्होंने झेला था। कन्हैया कुमार ने अपने बदौलत बेहतर प्रदर्शन किया था, और उस प्रदर्शन के आधार पर उनकी योग्यता बनती है महागठबंधन में आने का। और ये बातें लगभग सभी दल चाह रहे हैं, क्योंकि वाम दल का कोर वोटर होता है, और वो कोर वोटर कहीं छटके नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जाए, इसके लिए कन्हैया कुमार की पार्टी सीपीआई को इस बार साथ में रखा जाएगा। सीपीआई-एमएल भी उसमें रहेगा। उसके एक साथी और है जो लगातार पिछले कई मीटिंग से और गलतियों के बाद सीख गए हैं।
अगर गलतियों के बाद कोई सीख जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें सीखने की क्षमता है और आगे वो मजबूती के साथ पुनः उस गलती को नहीं दोहराएगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाता है। वीआईपी के मुकेश सहनी बार बार अब इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वो साथ में हैं महागठबंधन के, और महागठबंधन के साथ रहते हुए वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के भी साथ हैं। ऐसी स्थिति में एक और शख्स और एक और पार्टी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। तो आपने देखा कि कौन कौन सी पार्टी हो गई। पहले तो कांग्रेस, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी सीपीआई, चौथी पार्टी वीआईपी, पांचवी पार्टी आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग दलों को जोड़ करके ये महागठबंधन बनाने की तैयारी की जा रही है, और इनके साथ सीट शेयरिंग के समझौता में भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये उस तरह से मुंह नहीं खोलेंगे और ना इस तरह से वो महागठबंधन को खंड खंड विखंडित करने के लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करेंगे। लगातार महागठबंधन जब से 2019 के चुनाव के बाद से जीतन राम मांझी के कई ऐसे बयान आए हैं, कई बार उन्होंने बयान को बदला भी है, एक बार फिर से उन्होंने अल्टीमेटम की अवधि बढ़ाई है। एक नाम और है जिसकी पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आरएलएसपी। आरएलएसपी भी चाहती है कि वो उस खेमा में रहे जिस खेमा के का विरोध नीतीश कुमार के लिए हो, यानी कि नीतीश कुमार के विरोध में हमेशा आरएलएसपी खड़ी रहेगी और मजबूती से विरोध करती रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक विकल्प और है कि आरएलएसपी भी येन केन प्रकारे ना थोड़ा 19-20 के बाद महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव का ये महागठबंधन है और इसके साथ जातीय समीकरण भी है, जहां एक तरफ इस गठबंधन में एक शख्स की बड़ी माने कहा जाए तो मजबूती से या बड़ी लालसा के साथ उनका इंतजार हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि आरजेडी के कई नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, यहाँ तक कि मुख्य प्रवक्ता ने भी आमंत्रण पत्र भेज दिया था चिराग पासवान के लिए। अब इस महागठबंधन का एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान भी हो सकते हैं। चिराग पासवान के आने से समीकरण बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, A to Z का समीकरण पूरा हो जाएगा। जैसे चिराग आएंगे तो दलित वोटर भी आएंगे, इसके साथ साथ कन्हैया कुमार के आने से सवर्ण और भूमिहार वोटर उनके साथ हो जाएंगे, हेमंत सोरेन के आने से आदिवासी वोटर उनके साथ जुड़ेंगे, SC ST का मामला सलट गया, अब सवर्ण का भी मामला सलट गया, अखिलेश यादव आएंगे तो OBC उनके साथ होगा, और एक राज्य के सटे होने के कारण दो राज्य आपके साथ सटे हुए हैं, दोनों राज्य का अगर साथ में जुड़ाव हो जाए तेजस्वी यादव के साथ तो निश्चित रूप से वोट और प्रतिशत में मजबूती आएगी। ये सारा समीकरण देखा जा रहा है। इसके साथ कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो साथ में रहेगी ही। अगर वीआईपी आ जाती है तो मुकेश सहनी का दावा कि उनके पास 14-15% वोटर हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाएगा, और आरएलएसपी के आने के बाद बाकी जो बचता है वो सारा पूरा हो जाएगा, यानी घी में पड़ते ही खिचड़ी का स्वाद बदल जाएगा, और ये खिचड़ी बनने के लिए तैयार है। इस पर पूरी तरह से भीतर ही भीतर पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, और जल्दी ही ये महागठबंधन का नया स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। चिराग पासवान का खाली इंतजार हो रहा है कि चिराग पासवान क्या फैसला अंतिम लेते हैं। जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में तय होगा, जिस तरह का नीतीश कुमार का मूड नज़र आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छूट दे रही है, दोनों को ही ये ऐसा लगता है कि इसमें चिराग पासवान का स्थान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं बनता है एनडीए के साथ। ऐसी स्थिति में अगर वो महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं, और जितना तेजी से महागठबंधन में वापस बुला रहा है और जीतन राम मांझी जितना ज़्यादा नज़दीक होते जा रहे हैं नीतीश कुमार के, उसने एक नए विकल्प की जरूर बात कर दी है। चर्चाएं ज़बरदस्त हैं, और महागठबंधन का ये स्वरूप अगर होता है तो क्या आप समझ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, आपके वोट और आपका रुझान किधर होगा? क्या आपको ये विकल्प पसंद आया? जो चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं। बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ नई सोच और नया तरीका आपके सामने रखा जाता है राजनीतिक दलों द्वारा। फैसला आपको लेना है, आप क्या फैसला लेंगे ये तो आप वक्त के हिसाब से तय करेंगे जब वोट देने जाएंगे, लेकिन आपके विचार में क्या कुछ है, आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके लिखने से हमें भी इस बात का संतुष्टि मिलेगा कि हम जो आपके लिए खबरें ला रहे हैं, जो भीतर से निकाल करके बातें रख रहे हैं, उन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, नहीं भी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं। खबरों का सिलसिला तो भारत लाइव पर जारी ही रहता है। एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा अपने मित्र हित दोस्तों से, साथियों से, क्योंकि अच्छी बातें अधिक लोगों के पास जानी चाहिए। नमस्कार। बोल रही है कि वो भी चाहती है। जेएमएम तो हमारा घटक दल है ही ना भाई, और हम लोग इस पे जो है विचार करेंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बढ़ेगा तो आप लोग देखिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी। चलिए बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।